वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका एक और हमारे कैप्सूल सीरीज के सेशन में, लेक्चर 15 में रेशियो एनालिसिस। तो कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेसिफिकली सेक्शन बी फोकस्ड ओरिएंटेड एरियाज। लास्ट सेशन हम दो फोकस एरियाज कर चुके हैं। कंसोलिडेशन आपके साथ डिस्कस किया, डेप्थ में कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जिसने नहीं किया जल्दी से उन्हें जाके देख लो। और आज लेके आ गया हूं रेशियो एनालिसिस। तो ये भी एनालिसिस का टॉपिक है और एनालिसिस is not always easy. Sometime analysis leads to paralysis. भाई too much of anything is bad, तो दिक्कत आ जाती है बच्चों को। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इंटरप्रेट कर पाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इससे हम समझ पाते हैं। और कई बार इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेशियो एनालिसिस। तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये, थोड़ा समझना मेरे साथ। पढ़ रखा है सबने? चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सर क्या है कहानी इसकी? तो रेशियो एनालिसिस का जो बच्चों टॉपिक है, कहता है कि रेशियो एनालिसिस में वी हैव टू कैलकुलेट रेशियोज। क्या निकालनी है बच्चों? रेशियोज निकालनी है। क्या बात है सर, ये तो बात हमें पता ही नहीं थी कि रेशियो एनालिसिस में रेशियो निकालनी है। अरे पता है तुम्हें, बात सुनो सर की। देखो, कहता है व्हाट इज अ रेशियो। अगर मैं आपसे बोलूं मैथमेटिकली समझे कि यार रेशियो क्या है, तो बच्चा रेशियो अनुपात होता है, दो चीजों का अनुपात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और रेशो का सिंपली मैथमेटिकली मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक अनुपात दो चीजों के बीच में। भाई हमारे पास एक चॉकलेट है, तुम्हारे पास दो चॉकलेट है, तो 2:1 का रेशो हो गया। हमारे पास 10 टॉफी है, तुम्हारे पास 50 टॉफी है, तो 50/10 का रेशो हो गया। तो रेशो में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। बट मैथमेटिकली तो बात बहुत छोटी सी है। मैथ्स में तो ये कहता है कि रेशो मतलब एक अनुपात, एनालिसिस। बट हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है ये। इस लेवल पे आप इसकी कैलकुलेशन सीखते हो, आगे के लेवल पे इसकी बहुत डेप्थ में आपको एफआर में इसकी एनालिसिस भी करनी होती है। कैलकुलेशन वहां भी टेस्ट होती है, एनालिसिस, और इवन आपके एसबीआर के पेपर में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर बच्चे को समझना है कि रेशो से आपका पाला अभी नहीं, हर वक्त रहेगा। ये ऐसी चीज है जिससे आप बेवफाई नहीं कर सकते, इससे मिलना ही पड़ेगा। रेशो कैलकुलेशन इस अनुपात से, और ये कैसे एक एनालिसिस टूल बनता है, कैसे इससे एनालिसिस हो पाती है, वो आपको सीखना। तो बेसिक मैथ्स पता होनी चाहिए कि रेशो की क्या है। दो दो चीजें होंगी रेशो में, दो आइटम होंगे हमेशा। एक आइटम पीएनएल का हो सकता है, एक आइटम बैलेंस शीट का हो सकता है। दोनों आइटम पीएनएल के भी हो सकते हैं, दोनों आइटम बैलेंस शीट के भी हो सकते हैं। रेशो का मतलब दो आइटम, दो चीजें। दो आइटम में जब कंपेयर करते हो, दो चीजों में कंपेयर करते हो, तो रेशो बनता है। भाई विक्की जी की वेल्थ और कैटरीना जी की वेल्थ को हम कंपेयर करते हैं, तो रेशो बन गई। कैटरीना जी की वेल्थ अपॉन विक्की जी की वेल्थ। अमिताभ बच्चन जी की वेल्थ को कंपेयर करें, अभिषेक बच्चन जी की वेल्थ को कंपेयर करें, तो रेशो बन गई। तो रेशो का मकसद ही यही है कि बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पीएनएल और बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली समझना। जो बातें अपन समझ नहीं पाते नंबर से, वो बातें रेशो से समझ जाते हैं। देखो रेशो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अपने आप में। अगर मैं किसी आपको कहूं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं जो मैं बच्चों को जनरली क्लासेस में देता हूं, कि क्यों रेशो इंपॉर्टेंट है, क्यों हम रेशो से एनालिसिस कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर से नहीं कर सकते। देखो नंबर में कहां फंस जाओगे। लेट्स से एक कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ का प्रॉफिट है, और एक कंपनी का प्रॉफिट है सिर्फ 10 लाख रुपए का। एक का 100 करोड़ का प्रॉफिट है और एक का 10 लाख का प्रॉफिट है, और मैं कहूं बेटा चूज करो कौन सी कंपनी के साथ जाओगे, कंपनी ए के साथ या कंपनी बी के साथ। एक प्रॉफिट है 100 करोड़ का, एक प्रॉफिट है सिर्फ 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 10 लाख रुपए का। तो क्या इसका आंसर क्लियर कट नहीं है? 100 और 10 लाख में कितना फर्क है? अरे मैं 100 करोड़ के साथ जाऊंगा, हर कोई कहेगा। बट ये गलत आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है कि सर प्रॉफिट तो 100 करोड़ का है। एक घर की इनकम, तुम कौन सी कंपनी के साथ जुड़ना चाहोगे? चलो मैं इसको और सिंपल कर देता हूं, आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। एक घर की कमाई है 100 करोड़ और एक घर की कमाई है 10 लाख। एक 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 घर में आपको दोनों घर में जाने का मौका मिल रहा है, किसके घर में जाना चाहोगे, कहां घर जमाई बनना चाहोगे? एक घर की इनकम है 100 करोड़ रुपए और एक घर की इनकम है 10 लाख रुपए, किस घर में जुड़ना चाहोगे?
तो बच्चा कहेगा सर ऑब्वियस है, जहां पैसा मोह माया में क्या है सर, और चले जाएंगे। बेटा एक और चीज पूछो, क्वेश्चन ये पूछो कि सर मेंबर कितने हैं। 100 करोड़ रुपए, सिर्फ एक के बेस पे डिसीजन कभी नहीं लेना, बातें दोनों की सुननी होती हैं। जो एक तरफा बातें करता है वो एक तरफा सुन रहा है, आपने दूसरे की साइड तो सुनी ही नहीं। भाई कोई बच्चा कह दे कि सर बहुत अच्छे हैं, आपने भी कह दिया सर बहुत अच्छे हैं। कोई बच्चा कह दे सर बहुत बुरे हैं, आपने भी कह दिया सर बहुत बुरे। फिर आप में और ब्लाइंड फेथ में क्या फर्क है? अंधा कानून है ना, अच्छे को अच्छा एक साइड सुन के बोलो ना, बुरे को बुरा बोलो। खुद एक्सपीरियंस करो कि क्या सही में बुरे हैं या अच्छे हैं। कोई भी चीज के लिए, सर तो एक एग्जांपल मैं अपना दे रहा हूं, कोई भी चीज का बच्चा होता है जिंदगी में। सोशल मीडिया की दुनिया में भटकाव बहुत है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो वो आपको समझना है कि जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। आप न्यूज़ देखते हो, कई बार आप एक न्यूज़ देखते हो, एक साइड देखते हो, अरे ये जुल्मी है, ये गलत है, ये इसने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर दिया, इसने एलिमनी मांग ली। अरे वो वन साइड स्टोरी आप नहीं देख रहे हो, दूसरे साइड भी देखो, गलतियां दोनों तरफ होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो यहाँ भी बात समझो कि रेशो में भी यही बात है कि दोनों की सुनी जाएगी, अनुपात किया जाएगा। जिसने बोला कि 100 करोड़ घर में है, उस घर में मेंबर मान लो 10,000 है, 10,000 लोग उस घर में रहते हैं। तो जब 100 करोड़ रुपए 10,000 लोगों में बढ़ते हैं, वो 100 करोड़ रुपए तो एक जने के हिस्से में कितना आता होगा बच्चा? सौ करोड़ रुपए हैं तुम्हारे पास, बट खाने वाले 10,000 हैं, तुम्हारे पे 100 रोटी हैं, खाने वाले 100 लोग हैं और 10,000 लोग हैं, तो एक जने के हिस्से में कितनी रोटी आएंगी? या 1 लाख लोग लगा लो। बट जब मैं कहता हूं 10 लाख और मान लो खाने वाला सिर्फ एक जना है, घर में ये एक मेंबर है, तो किसके साथ जुड़ना चाहोगे? अब किसके साथ जुड़ना? वो 10 लाख/1 की रेशो है, वो 100 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख की रेशो है, 10 लाख की रेशो है। मान लो 10 लाख लोग घर में रहते हैं, तो मतलब मोटा मोटा आप ये पर्पस समझना, बात को मैथ्स में मत जाना, नंबर्स हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए, बट कंसेप्ट में, कंसेप्ट को पकड़ना। कंसेप्ट क्या बताना चाहते हैं सर? कि सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर को देख के, एब्सोल्यूट नंबर को देख के डिसीजन नहीं लेना। ये नहीं देखो कि बस यार और इतना अच्छा प्रॉफिट, अरे उस प्रॉफिट के पीछे के खाने वाले लोग कितने हैं? तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ही उतना है, मैं उससे जुड़ के क्या करूंगा? मुझे भी उतना ही मिलना है। एक रोटी है, खाने वाले 4 है, तो पांचों आके क्या करेगा? 4 को ही नहीं पूरा पड़ रहा। एक रोटी है, खाने वाला एक जना है, तब अपन आधा जना है तो अपन भी जुड़ जाएंगे, अपन को ज्यादा मिलेगा, 2 जनों में बटेगी वो रोटी। तो अपन को ये सिर्फ रेशो पूरा देखना है बिजनेस को, इसीलिए रेशो इंपॉर्टेंट आती है एनालिसिस में। और रेशो में 3 तरीके की रेशोज इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और गियरिंग। मतलब बिजनेस को 3 एंगल से समझना होता है, और इतनी ही रेशो आपको समझ लेनी है जितनी मैंने शो करी है। इसके अलावा कुछ भी रेशो पढ़ रखी है तो उसकी जरूरत नहीं है। क्या कहता है प्रॉफिटेबिलिटी में? क्या देखनी है? 4-5 रेशो यहाँ पे हैं, 4-5 रेशो यहाँ है, और ये देखो ये हमारा रेशो एनालिसिस इसी से हमें खत्म हो जाता है। और 12th में आपकी पूरी पूरी बुक है, यहाँ पे 1-2 सेशंस में, 3 सेशन में इतना सा रेशो एनालिसिस दे रखा है। तो बड़ा प्रैक्टिकल सा कोर्स है बच्चा, वो वहां वहां छूता है जहां जरूरत है, ऐसा नहीं है कि लपेट डाला पूरा। सर प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी समझो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जीपी, ऑपरेटिंग एसेट टर्नओवर, सारी बात करेंगे। लिक्विडिटी, बिजनेस में पैसा कितना है, पैसा है कि नहीं, कमाने की क्षमता प्रॉफिटेबिलिटी, खर्च करने की क्षमता लिक्विडिटी, और पैसा आ कहां से रहा है, गेयरिंग कितना है। गेयरिंग का मतलब बच्चों जिसको नहीं पता, लोन होता है, डेट होता है, लीवरेज भी बोलते हैं इसको कई बार। लीवरेज, गेयरिंग, लीवरेज क्यों बोलते हैं? तो छोटा सा सिंपल सा बताता हूं। जैसे गाड़ी में गियर होता है ना, तो गाड़ी का गियर का क्या काम है? स्पीड को इंक्रीज। आप फर्स्ट गियर पे रेस देते रहोगे, गाड़ी थोड़ी भागेगी, सेकंड गियर पे डालोगे, थर्ड पे डालोगे, फोर्थ पे। तो जितना ज्यादा आप गियर डालते रहते हो गाड़ी उतनी तेज भागती है, बट जितना तेज गाड़ी भागेगी उतना रिस्क भी है गाड़ी के रुकने का, गिरने का। अगर जरा सी भी कुछ गड़बड़ हुई, आप फुल स्पीड में 4th गियर 5th गियर में गाड़ी को भगा रहे हो, हल्का सा टर्न आया, स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी जो लो स्पीड में गिरती उससे बहुत ज्यादा तेज गिरेगी। तो हाई स्पीड में चलाने वाला भी अच्छा होना चाहिए, और जिस रोड पे चल रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो बात वही है कि अगर कंपनी बहुत लोन पे जाती है तो वो सक्सेस तो पाती है, लोन पे, उधार पे आपको फिक्स रेट पे पैसा तो खूब मिल जाता है, बट आप उस रेट पे ग्रो नहीं कर पाए जिस रेट पे लोन ले रहे हो, तो वो लोन का इंटरेस्ट आपकी बैंड बजा देगा, वो स्पीड ब्रेकर है। तो इसलिए गेयरिंग रेशो बोलते हैं या लीवरेज रेशो बोलते हैं। लीवर क्या होता है? फ्लक्रम जो होता है वेल में जिससे आप पानी निकालते हो, जो लीवर होता है ना, उसमें थोड़ी सी पावर डालते हो, पावर डबल कर देता है, पुल करता है। पुश करते हो तो थोड़ा सा छोड़ते हो तो एकदम से बाल्टी नीचे जाएगी पानी की।
भाई कुएं में से पानी निकालते हुए देखा तो होगा, मैं माना निकाला नहीं है। मूवीज में, पुरानी मूवीज में दिखाते थे ना, भाई मटकी लेके जा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो वहां पे लीवरिंग का कंसेप्ट आता है। लीवर तो गियरिंग बोलो, लीवरेज बोलो, काम क्या है? मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर का काम है। जैसे गियर मल्टीप्लाई करता है, लॉस भी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है इनकी खास बात। तो ये तीन चीजें पढ़नी है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, गियरिंग। गियरिंग थोड़ा समझा दिया, नया वर्ड था बच्चों के लिए, इसलिए सर ने बता दिया। सर ठीक है, गियरिंग की बात समझ आ गई। रेशियोज क्या है? रेशियोज में तो चलो पता ही है आपको, रेशियोज जल्दी से देख लो, समझ लो या लर्न कर लो। रेशियो में कहानी क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो। क्या रिटर्न कमा रहे हो? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। जीपी मार्जिन, जीपी मार्जिन क्या है? जीपी अपॉन रेवेन्यू इनटू 100, जीपी अपॉन रेवेन्यू इनटू 100 बाबू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपी मार्जिन, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन रेवेन्यू। जितनी भी आपकी मार्जिन की रेशियो है ना, वो सारी रेवेन्यू पे होंगी, सेल्स पे होंगी। असेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो हमेशा उसी पे होंगी जिस पे टर्नओवर है। मतलब टर्नओवर को अच्छा बात समझना, चाहे मैं रेवेन्यू बोलूं, चाहे मैं टर्नओवर बोलूं, चाहे मैं सेल्स बोलूं, यहां पे तीनों का एक ही मतलब है। रेवेन्यू का मतलब भी सेल्स है, सेल्स का मतलब भी सेल्स है, टर्नओवर का मतलब भी सेल्स है। तो वो उससे कंफ्यूज मत होना। असेट टर्नओवर रेशियो क्या बता रही है? असेट का टर्निंग पीरियड, रेवेन्यू बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और असेट का मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लो इन्वेंट्री टर्नओवर होता तो क्या होता? टर्नओवर अपॉन इन्वेंट्री। रिसीवेबल टर्नओवर होता तो क्या होता? टर्नओवर अपॉन रिसीवेबल। तो हमेशा रेवेन्यू न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर जिस पे टर्नओवर है। असेट पे है तो असेट, असेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री, रिसीवेबल है तो रिसीवेबल, पेबल है तो पेबल। तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट प्रॉफिटेबिलिटी में ये चार रेशो आपके जबान पे होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी में चार रेशो आपके टिप्स में होनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जीपी मार्जिन, ओपी मार्जिन एंड असेट टर्नओवर। क्या फर्क है? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो सारी रेशो या तो प्रॉफिट को यूज कर रही है या रेवेन्यू को यूज कर रही है, और कुछ नहीं। अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारा जो पीएनएल है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो रेवेन्यू से स्टार्ट होता है, ठीक। उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हो, बनाने का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो, तो जीपी आता है। जीपी में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो, बिजनेस को चलाने के खर्चे, डे टू डे खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करते हो, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जिसको हम पीबीआईटी बोलते हैं। उसी पीबीआईटी में से आप इंटरेस्ट को हटाते हो। कॉमन हो गई ये फॉर्मेट, अब सबको पता है। तो पीबीटी आता है, फिर मोदी जी हमारे गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, तो पैट आता है। तो ध्यान से समझ लेना, रेवेन्यू, सीओजीएस, जीपी, ऑपरेटिंग, पीबीआईटी, इन्हीं को यूज करके सारी रेशियो निकली हुई है। पीबीआईटी है कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी समझाऊंगा मैं आपको। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब पीबीआईटी, ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर जीपी मार्जिन बात करें तो जीपी अपॉन रेवेन्यू इंटू 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीआईटी अपॉन रेवेन्यू इंटू 100, और एसेट टर्नओवर तो रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है। करते हैं बारी बारी थोड़ी डिटेल में एक एक रेशो पे बात। आपके लिए डिटेलिंग भी लाया हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रेशो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या कहती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये क्या बता रही है रेशो? ये भाई लाला की रेशो है, ये रिटर्न बताती है लाला का। 100 करोड़ रुपए लगाए 1000 करोड़ लगा के, 100 करोड़ रुपए कमाए 1000 करोड़ लगा के, कितना लगा के कितना कमाया, ये मोटा मोटा ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई मैंने धंधे में लगाया इतना, मुझे मिला कितना ये बताओ। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? दोनों की फंड, दो दो बड़े फंड लगाने वाले, पैसे लगाने वाले हैं हमारी जिंदगी में, एक इक्विटी एक डेट। कहता है तुम दोनों ने मिलकर कितना लगाया, इक्विटी और डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। तुमने लगाया बिजनेस में 1000 करोड़ रुपए, इस 1000 करोड़ पे बिजनेस ने रिटर्न कितना दिया? 100 करोड़ रुपए का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों का, देखो इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने कैपिटल दोनों के लिए, तो प्रॉफिट भी दोनों का ले लूंगा। ये कैपिटल दोनों की है, मतलब दोनों ने मिलकर कितना लगाया, डेट ने प्लस इक्विटी, दोनों तुम मिलके, है तो फंड ही ना, चाहे डेट के नाम से है चाहे इक्विटी के नाम से है तो फंड ही ना। तो अपन अभी दोनों को ओनर मान के, आप ऐसा मानो कि दोनों ही कंपनी के मालिक है, इंटरेस्ट हमें देना ही नहीं है, इंटरेस्ट फ्री कंपनी है। तब आपको समझ आएगी ये रेशो। कैपिटल एम्प्लॉयड 1000 करोड़ 100 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ना गवर्नमेंट को दिया ना डेट को दिया। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? दो तरीके से निकल जाती है, या तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, या इक्विटी
प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड कर दो। तो दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। आप चाहे इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कर लो, या इन्होंने इनका पैसा कहां लगा हुआ है, असेट्स में लगा हुआ है, तो असेट में से करंट लायबिलिटी को हटा दो, तो भी तो सेम ही बात आएगी भाई। सोर्स इज असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मैं कैपिटल को उठा लूं, कैपिटल और लायबिलिटी का नॉन करंट लायबिलिटी ऐड कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, या वहां से असेट में से करंट लायबिलिटी ले जाऊं उस साइड और माइनस कर दूं तो भी तो आंसर आ जाएगा भाई। फंडा क्या होता है, असेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हो गए ना, असेट में से मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं, या तो ये, एक तो ये तरीका हो गया, या दूसरा तरीका क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी। दोनों सेम ही तो आंसर देंगे, असेट माइनस करंट लायबिलिटी कर लो या नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी कर लो, बातें दोनों से सेम आनी। तो बच्चा ये आपका फंडा है, ये आपका तरीका है डील करने का, कैपिटल एम्प्लॉयड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने का। बट ध्यान रखना बच्चा, एक चीज मैं सबको कहूंगा, सिर्फ रटना नहीं, समझना। मैं बहुत ज्यादा अभी डिटेल में जा नहीं रहा हूं, बट इन रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आती है तो एग्जाम में काम नहीं चलेगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट दीज रेशियोज आर कन्वेइंग, हाउ दे गेट इंपैक्टेड, अगर न्यूमरेटर को चेंज करूंगा तो रेशियो बढ़ेगी या घटेगी, डिनोमिनेटर को चेंज करूंगा तो रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो समझोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। और बात बड़ी सिंपल है, अगर मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाना है तो क्या करूंगा बताओ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे इस रेशियो को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो क्या करना चाहिए, सीधा सीधा है। अगर मुझे इस रेशियो को बढ़ाना है तो मेरे को दो में से एक काम करना है, क्या, या तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाना है, न्यूमरेटर को बढ़ाऊंगा, मैथ्स है तो, या कैपिटल एम्प्लॉयड को गिराऊंगा। आपको कभी भी एग्जाम में आए तो बस सोचो, क्या बढ़ाने के बाद बोले तो ये बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए, इन दोनों में से कोई काम हो रहा होगा तो बात ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो बात गलत है। आती है बात समझ सर? बिल्कुल समझ आती है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो, बात को समझो, ठीक है। फिर कहता है, आगे देखो क्या कहता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेट टर्नओवर एंड ओपी मार्जिन। क्या बोल दिया, कहता है ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है ना, ये रियलिटी में इन दोनों से बना है, इन दोनों से जुड़ के बना है। सर कैसे? अच्छा चेक करो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रेवेन्यू से रेवेन्यू कट हो जाएगा, पीवी, ओहो ये तो बात सत्य हो गई। कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की फर्दर एनालिसिस करें तो ये दोनों से जुड़ के ही बना हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एसेट टर्नओवर रेशियो से। भाई क्या है, अब देखो दोनों रेशियो को समझ लेते हैं। कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन ब्रोकन डाउन इनटू टू कंपोनेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपी मार्जिन क्या है, दिस शोज हाउ मच ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज जनरेटेड फ्रॉम ईच रुपी ऑफ सेल, एक रुपये ऑफ सेल से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ये हमें ओपी मार्जिन बताता है। मतलब अगर मैं सामान बेचता हूं 100 रुपए का, 100 रुपए के सामान में मैं कितने रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर पाता हूं, तो मेरा ओपी मार्जिन क्या है, 20%। तो कहता है ये तुम्हें बताता है ओपी मार्जिन। अच्छा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बच्चा ओपी मार्जिन को कौन सा फैक्टर इंपैक्ट करता है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि जो ओपी मार्जिन को इंक्रीज डिक्रीज में इंपैक्ट डालेगा, तो कई बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अरे जिस कंपनी के, देखो किसी जीपी मार्जिन इंपैक्ट करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, जीपी मार्जिन इंपैक्ट करेगा सेलिंग प्राइस से, सेल्स वॉल्यूम से नहीं, सेलिंग प्राइस से। भाई आप सेलिंग प्राइस कम ज्यादा कर रहे हो, उससे जीपी मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। आप 10 रुपए की चीज 12 की बेच रहे हो, 15 की बेच रहे हो, तो जीपी मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। तो जीपी मार्जिन का जो इंपैक्ट पड़ता है, जीपी मार्जिन पे जो इंपैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, या तो सेलिंग प्राइस को आपने चेंज कर दिया या सामान सस्ता खरीद रहे हो तो आपका जीपी मार्जिन इंपैक्ट होगा। भाई पहले मैं 10 रुपए की चीज 8 रुपए की बेचता था, अब 10 की चीज 12 पे बेच रहा हूं, मैंने प्राइस बढ़ा दिया, पहले सस्ता था तो मेरा मार्जिन अब ज्यादा हो गया, पहले कम था। अच्छा वॉल्यूम के चेंज से नहीं होता, कई बार बच्चे सेल्स वॉल्यूम के चेंज से जीपी मार्जिन चेंज होगा, नहीं होगा। चाहे आप 1000 यूनिट बेचो चाहे 5000 बेचो, प्राइस सेम है तो वो तो मार्जिन तो उतना ही रहना है, रिमेनिंग एज्यूमिंग कॉस्ट भी सेम है।
वो तो कॉस्ट भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ती जाएगी। भाई सेल चाहे 100 करोड़ की करूं चाहे 500 करोड़ की करूं, अगर मेरा मार्जिन 20% है तो वो आना तो 20% है। अमाउंट में ज्यादा आएगा, परसेंटेज में तो 20% ही आएगा। भाई किसी बच्चे ने 100 मार्क्स का पेपर दिया, उसमें 80 लाया तो उसके 80% आए। किसने 1000 का पेपर दिया, उसने 800 मार्क्स लेके आया तो उसके भी तो 80% ही आए। मार्क्स ज्यादा होने से थोड़ी परसेंटेज चेंज हो जाएगी, परसेंटेज तो उतनी ही रहेगी। हाँ, वो मार्क्स अगर उसके कम हो जाते हैं या पेपर चेंज हो जाता है तो रेशो चेंज हो सकती है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अगर रेशो मेंटेन है तो परसेंटेज सेम रहेगी। तो ओपी मार्जिन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या करेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। भाई तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गया। भाई एक कंपनी का जीपी मार्जिन बहुत अच्छा आ रहा है, उस कंपनी का जीपी बहुत तगड़ा है, मार्केट में जीपी 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 छाया हुआ है, बट उसका ओपी बहुत बेकार है, तो मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत सस्ती कर रहा है, चीजें तो उसकी बड़ी सस्ती है, बट वो ऑपरेशन अच्छा नहीं है, उसकी रेंट बहुत ज्यादा जा रही है, सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बहुत है, सैलरीज बहुत ज्यादा है, उस वजह से कंपनी का ओपी गिरा हुआ है। जल्दी से उसे चेक करना चाहिए कि वो अपने ओपी को कैसे सुधारे। क्या बहुत ज्यादा मार्केट रेंट से ज्यादा रेंट पे कर रहा है? क्या सैलरीज बहुत ज्यादा पे कर रहा है, एम्प्लॉइज की जितनी रिक्वायर्ड है उनसे ज्यादा पे कर रहा है? देखो, कंट्रोल करो कॉस्ट को। या असेट टर्नओवर। भाई ये तो कंपनी का क्या बता रहा है? ओपी मार्जिन तो कंपनी के मार्जिन की बात कर रहा है कि तुम कमाते क्या हो, तुम्हारी मार्जिन 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 यूटिलिटी क्या है, मार्जिन क्या है तुम्हारा। बट वहीं ये बताता है कि तुम सामान कितना बेचते हो, ये वॉल्यूम की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई इससे ना एक बहुत बड़ा फंडा समझ लेना, दो ही तरीके से धंधा चल सकता है। धंधा दो ही तरीके से चल सकता है, एक कम मार्जिन पे ज्यादा वॉल्यूम पे, और एक धंधा चलता है कम वॉल्यूम पे ज्यादा मार्जिन पे। और आप हर धंधे में देखोगे तो जहां वॉल्यूम कम होगा ना, वो धंधा सर्वाइव तभी कर सकता है जब मार्जिन ज्यादा होगा। ऑब्वियस है, तुम खुद भी करोगे, गलत सही की बात नहीं कह रहा हूं, तुम खुद भी धंधा करोगे तो तुम्हें भी समझ आएगा कि अगर तुम्हारा कस्टमर ही नीच नीच है, 10 कस्टमर है, 15 कस्टमर है, डियोर है, एलवी के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं बच्चों, ये क्यों सामान को, इनका वॉल्यूम 1-2% है। ज्वेलरी है, डायमंड है, इनका सेल्स वॉल्यूम इतना नहीं है जितना एक डिपार्टमेंटल स्टोर का होता है। वो डेली का करोड़ का सामान बेच रही है डिपार्टमेंटल स्टोर, ये महीने में सेल कर रहे हैं, 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 5 कस्टमर इनके पास आ रहे हैं। बट अगर ये वॉल्यूम का सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा। भाई आप पे वॉल्यूम भी है, मार्जिन भी है, आप आईफोन हो तो बात अलग है, भगवान हो, अपने भगवान है, वो अलग बात है, बट जनरली धंधा इन दो में से एक पर्सपेक्टिव से क्रैक होता है। और इंडिया में तो वॉल्यूम का ज्यादा चलता है, ये मैं एडवाइस दे रहा हूं आपको। इंडिया में धंधा ही वही चलता है बेटा जिसमें वॉल्यूम है। इंडिया में आप मार्जिन में बहुत नहीं खेल सकते। हालांकि प्रीमियम ऑडियंस है, बट अगर किसी को ग्रो करना है, बड़े लेवल पे जाना है, गांव गांव तक जाना है, गांव गांव तक पैसा निकालना है जेब से, तब आपको वॉल्यूम में जाना पड़ेगा। वॉल्यूम का खेल क्या है? वॉल्यूम आप लंबा कर दो, मार्जिन बिल्कुल कम कर दो, तो ऑटोमेटिकली मजे ही मजे हो जाएंगे। तो वॉल्यूम, असेट टर्नओवर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसको कहता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ बच्चों मार्जिन को कहता है। और लॉजिकल है, कोई भी धंधा, अरे आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन धंधे हैं उनमें वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मार्जिन पे नहीं किया जा सकता। भाई बिना अर्निंग के थोड़ी बिजनेस चलेगा, चलेगा तो पैसे से। सर्विस बच्चे को तक पहुंचानी है, किसी कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, गुड्स चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, तो आपको क्या, आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा, तभी प्राइस सस्ती पड़ेगी। आप भी ऐसे ही करोगे तो फ्री में धंधा थोड़ी चल सकता है लंबे समय तक। तो असेट टर्नओवर, तो असेट टर्नओवर क्या है? रेवेन्यू अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई 10,000 का मेरा रेवेन्यू है, 1,000 रुपए मैंने लगाए, तो मेरी वॉल्यूम कितनी है? 10 टाइम्स। मैं 1 रुपए की सेल में कितनी सेल जनरेट कर पाता हूं, उसे बोलते हैं असेट टर्नओवर रेशियो। चर्निंग चर्निंग बच्चों, बातें तो मैं इन रेशियो पे इतनी कर सकता हूं बैठ के कि एग्जांपल्स खत्म नहीं होंगे। अपना लेक्चर बड़ा होता रहेगा तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि बैठ के इन रेशियोज को समझो। पहले सिर्फ नंबर्स मत देखो, इनकी डेप्थ को समझो। ओपी मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो, ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिन को। तुम्हारा मार्जिन वाला धंधा है, जिसका टर्नओवर अच्छा है उसका टर्नओवर का धंधा है। आप देखना, जिसका भी टर्नओवर वाला धंधा होगा उसका रिटर्न इससे आ रहा होगा, और जिसका मार्जिन का धंधा होगा उसका रिटर्न पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हाई लग्जरी आइटम्स है तो मार्जिन अच्छा है, डेली नेसेसिटी आइटम है तो टर्नओवर अच्छा है। यही आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी, कैसे ही पढ़ लो, अकाउंट्स भी वही बात करता है। तो फंडा वही है कि रिटर्न, पैसा इन दो चीजों से बनता है। पैसा किससे बनता है? जैसे अश्विनी ग्रोवर जी कहते हैं,
अल्टीमेटली पैसा बनाना है। तुम ये बताओ कि पैसा कितना बनता है, तुम्हारा रेवेन्यू टर्नओवर क्या है शार्क टैंक में, या मार्जिन क्या है? ये दो बातें मुझे समझा दो। तुम मार्जिन बेस्ड बिजनेस हो या तुम टर्नओवर बेस्ड बिजनेस हो, या तुम बन जाओगे। लॉन्ग रन में मार्जिन तो चलेगा नहीं, लॉन्ग रन में टर्नओवर चलेगा। और टर्नओवर तुम्हारे पास, तुम्हारा टैड क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम बेस्ड ऑपरेटिंग मार्जिन लो, असेट टर्नओवर हाई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा या हाई हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है ना कि ये वाला धंधा बढ़िया है, ये वाला घटिया है, या ये बढ़िया है, ये घटिया है। दोनों धंधे अपने आप बराबर कमा रहे हैं। डायमंड ज्वेलरी बेचने वाला, नीश नीश मार्केट में डील करने वाला कम नहीं कमा रहा, प्रीमियम मार्केट में डील करने वाला कम नहीं कमा रहा, और असेट टर्नओवर में बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं वॉल्यूम ज्यादा तो कमा, ऐसा थोड़ी है। डिपार्टमेंटल स्टोर जितना कमा रहा है उतना तनिष्क नहीं कमा रहा। डिपार्टमेंट स्टोर डेली बेच रहा है, महीने में जितना कमा पाता है डेली बेच बेच के तनिष्क उतना 50-60 कस्टमर को बेच के कमा लेता होगा, तनिष्क ज्वेलर्स। तो वो आपको बात समझनी है। फिर बच्चों आपकी बात आ जाती है इसके आगे लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी क्या है भाई? मेरी जेब में कितना पैसा है ना, वो लिक्विडिटी। अभी के अभी मैं कितना खर्चा कर सकता हूं, मेरे बैंक में कितना लिक्विड पड़ा हुआ है, वो मेरी लिक्विडिटी है। अचानक से मान लो फॉर एग्जांपल अपन को कोई एक्सपेंस आ जाए, कोई काम आ जाए, तो उस एक्सपेंस को, उस काम को अपन कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? लिक्विडिटी बोलते हैं। अरे आपके पास कैश नहीं है, आपके पास बैंक में पैसा नहीं है, यूपीआई नहीं है, आपको कुछ खाने का मन है, कैसे खाओगे? ये थोड़ी बोलोगे कि यार मेरे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है 10 करोड़ की, उस बिल्डिंग को देख के आप मुझे खाना दे दो। पैसा सारा नॉन करंट एसेट में होने से क्या है? आपका दोस्त है, वो कहता है यार खुले नहीं है, हमेशा छुट्टी नहीं है, सारा पैसा यार फंसा हुआ है। तो आप 4 बार सुनोगे, 5 बार सुनोगे, कहोगे भाई तू भी वहीं रहे, यहां क्यों आता है? तो बात आपको समझनी है कि एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे इट्स ऑब्लिगेशन व्हेन फॉल ड्यू इज लिक्विडिटी। और वर्किंग कैपिटल इसमें समझना जरूरी है। वर्किंग कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तुम्हारे नेट एसेट की बात नहीं कर रहा, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा। कहता तुम्हारे पास 1000 करोड़ की करंट एसेट है, बट इसमें फंडिंग लायबिलिटी की कितनी लगी हुई है? 300 करोड़। तो तुम्हारी खुद की वर्किंग कैपिटल कितनी है? 700 करोड़। ये तुम्हारा खुद का फंड है 700 करोड़। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? इसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। 100 करोड़ माइनस 300 करोड़ विल गिव यू वर्किंग कैपिटल, बिजनेस का वर्किंग कैपिटल। सबसे पहली रेशो आती है, स्वागत करो हमारा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। भाई रिसीवेबल्स हो गया, कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया करंट एसेट में। करंट लायबिलिटी में आपका पेबल्स हो गया, बैंक ओडी हो गया, ये सब आ जाएगा करंट लायबिलिटी में। तो एक कवरेज की रेशो है। मान लो 20,000 के करंट एसेट है और 10,000 की करंट लायबिलिटी है, तो ये जनरली टाइम्स में निकलती है, परसेंटेज में नहीं निकलती। 2 टाइम्स मतलब क्या है इसका? 2 टाइम्स। सर 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? तो बाबू 2 टाइम्स का मतलब है कि अपने 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए 2 के एसेट है, डबल एसेट है। 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए अपने पास डबल एसेट है, 2 टाइम्स एसेट है। वो हमारा क्या कहलाएगा? करंट रेशो कहलाएगा। डबल एसेट है, 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए वी हैव डुअल एसेट, डबल एसेट। वो क्या कहलाएगा बच्चा? करंट रेशो। सर करंट रेशो का मतलब क्या है? अच्छा, करंट रेशो का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपने पास लिक्विडिटी अच्छी है, बुरी है, मतलब हाई हो। ये करंट रेशो हाई होनी चाहिए बच्चों या लो होनी चाहिए? मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं तो क्या जवाब दोगे? अब मोस्टली बच्चे कहेंगे सर करंट रेशो जितनी हाई हो, हायर द बेटर है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर ये है कि करंट रेशो आप लोग पढ़ते होगे आइडल रेशो 2:1। 2:1 ही क्यों है आइडल? 5:1 क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आइडल रेशो नहीं होती। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगी कि किस इंडस्ट्री में कितना करंट एसेट रखना चाहिए, कितनी करंट लायबिलिटी रखनी चाहिए। कई इंडस्ट्री में कम रखते हैं, कईयों में ज्यादा रखते हैं। आपको 11th-12th में तो वो आइडल रेशो ऐसे ही पढ़ा दी जाती है, जस्ट टू गिव यू एन इंट्यूशन। बट रियलिटी ये है कि इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन इंडस्ट्री की करंट रेशो होनी कितनी चाहिए। बहुत हाई भी अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा, मान लो मैं भर भर के कैश रखता हूँ जेब के अंदर, बहुत सारा बैंक में पैसा रखता हूँ, तो आप क्या कहोगे? सर ये क्या समझदारी है, इतने की तो आपको जरूरत भी नहीं है जितना रखा हुआ है, इस पैसे की कॉस्ट है, आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, मार्केट में कहीं पैसा कमा लोगे, यहाँ तो खराब हो जाएगा, गुम हो जाएगा, कोई ले जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बहुत हाई
करंट एसेट्स क्यों रखे हुए हैं आपने, इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा क्यों है, रिसीवेबल बेड डेट हो जाएगा, कैश का क्या काम आएगा इतना ज़्यादा, इन्वेंट्री बिकेगी कहाँ, आउटडेटेड होके बेकार हो जाएगी, और बहुत कम भी दिक्कत है। रखोगे नहीं, कम रखोगे तो खर्चा नहीं मीट कर पाओगे, सप्लायर की पेमेंट है, अचानक से सप्लायर डोर पे दूध वाला है, बिजली वाला है, खर्चा नहीं पे करोगे तो डेली के डे टू डे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सप्लायर माल नहीं देगा, दूध वाला दूध नहीं देगा, बिजली वाला बिजली नहीं देगा, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर नहीं देगा, तो घर कैसे चलेगा। तो लिक्विडिटी डे टू डे हमारे घर में पेरेंट्स मैनेज करते हैं बच्चा, बट आप लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो समझ लो इसको, पेरेंट्स से बात कर लेना कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो लिक्विडिटी को, समझाओ हमें। क्विक रेशो होती है, कहती है और भी क्विक इन्वेंट्री हटा दो। प्रीपेड एक्सपेंस हम टेस्ट नहीं करते, वरना प्रीपेड भी हटता है, बट एसीसी में जनरली उसकी टेस्टिंग नहीं होती। जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, आप सिर्फ इन्वेंट्री को लेके चलो अभी के लिए। भाई करंट एसेट का मतलब क्या है, करंट एसेट का मतलब आपका दोनों चीज होगी, इन्वेंट्री भी होगी, रिसीवेबल भी हो गया, और कैश भी हो गया। इन्वेंट्री भी हो गया, रिसीवेबल भी हो गया, और कैश भी हो गया। सारी की सारी चीज आपकी आ गई इसमें। सर बात तो सारी आ गई, बट बच्चा लॉ कहता है कि इन्वेंट्री को हटा दो। जब आप क्विक रेशो की बात करते हो, ऐसे एसेट्स को हटा दो जिनमें कैश निकालना थोड़ा मुश्किल है। देखो रिसीवेबल को आप फोन करोगे, पैसा ड्यू हो गया तो उनका देना लीगल ऑब्लिगेशन है, वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। कैश तो कैश में है, अचानक से अगर मुझे पेमेंट करनी पड़े तो जो मेरे काम आएगा वो ये दो ही काम आएंगे, इन्वेंट्री काम नहीं आएगा। क्योंकि इन्वेंट्री बिकेगी बट मेरे हाथ में नहीं है कब बिकेगी, 4 दिन बाद बिके, 5 दिन बाद बिके, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बिकेगी, बट मेरे हाथ में जो है लीगली जो चीज मेरे को राइट दिलाती है टू कैश, अगर मेरे को कल को दिक्कत आएगी तो मेरा जो कैश है या जिससे मेरे को उधार वापस लेना है, तुम्हारे दोस्त से पैसा लेना है, मैंने दोस्त को फोन किया, बेटा दोस्त जल्दी ट्रांसफर कर, जल्दी ट्रांसफर कर, मेरे अकाउंट में पैसा डालो, जरूरत है, तो वो ट्रांसफर करेगा, तो उसको क्या रिसीवेबल आ जाएगा और कैश आ जाएगा, रिसीवेबल आ जाएगा और कैश आ जाएगा। आती है बात समझ। अच्छा, फिर कुछ एफिशिएंसी रेशियोज होती हैं बच्चों, इनको भी ध्यान से समझ लेना। इन्वेंट्री डेज, फॉर्मूलेज हैं आपके सामने, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल कलेक्शन पीरियड। तो बच्चा ना ये वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं इसको, इसको कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, या ऑपरेटिंग साइकिल, 3 नाम होते हैं, सारी बातें सेम है। मतलब धंधे का क्या ऑपरेशन का पीरियड है, इन्वेंट्री डेज बताता है कितने दिन में मेरी इन्वेंट्री बन के बिक जाती है। मान लो 15 दिन में मेरी इन्वेंट्री बनी बिकी, 15 दिन लगे, कितने दिन में मेरे को कलेक्शन हो जाता है पैसा। आज आपने 15 दिन बेचा, 10 दिन बाद सामने वाला पेमेंट कर रहा है, तो इन्वेंट्री डेज मान लो 15 है, और 10 दिन बाद रिसीवेबल पैसा दे रहा है, तो टोटल 25 दिन हो गए, मेरे पास पैसा आया 25 डेज, डेज मंथ जैसे भी है। और मुझे सपोर्ट कौन कर रहा है, पेबल। पेबल को मैंने इमीडिएट पेमेंट तो करी नहीं, मैं इनको भी लेट पेमेंट करूंगा। भाई मुझे जब पेमेंट इमीडिएट नहीं मिल रही तो मैं सामने वाले को इमीडिएट कैसे करूंगा। तुम जिससे सामान खरीद के ला रहे हो उससे वो भी तुम्हें कुछ टाइम देगा, तो मान लो 5 दिन मैंने उससे भी ले रखे कि भाई तो 5 दिन बाद मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, तो मेरे रियलिटी में पैसे कितने दिन ब्लॉक रहे, 20 डेज। समझना बात को भाई, तुमने सामान खरीदा 5 दिन के उधार पे, पेबल पेमेंट पीरियड, पेबल कलेक्शन पीरियड नहीं होता, ये पेबल पेमेंट पीरियड होता है। कलेक्शन वर्ड रॉन्ग है, कलेक्ट तो वो करेंगे, हमारे साइड से क्या है, ये पेमेंट है, पेबल पेमेंट। पेबल पेमेंट पीरियड, मैं कितने दिनों में अपने पेबल को पे करता हूं, तो मतलब मेरा पैसा ब्लॉक नहीं है। भाई तुमने उधार लिया हुआ है तो बढ़िया है ना, सामने वाले का पैसा ब्लॉक है 5 दिन तक, बट 25 दिन में 5 दिन उनका ब्लॉक है, तो 20 दिन तो मेरा ब्लॉक हुआ, तो इतने दिन का तो मुझे इंतजाम करना पड़ेगा, और जितने लंबा वर्किंग कैपिटल साइकिल होगी उतना खतरनाक है बिजनेस के लिए। भाई उतना मुश्किल है शायद वो इन्वेंट्री खराब हो जाए पड़ी पड़ी, अगर कभी 15 दिन में बिकनी चाहिए जिसकी इन्वेंट्री 50 दिन में बिकेगी, तो कैसे चलेगा। आपने एक केक बनाया, वो 1 से 2 दिन में बिक जाना चाहिए। आपने केक बनाया, बल्कि 1 दिन में ही वो उसी दिन सेल हो जाना चाहिए, वो सेल नहीं होगा, केक कंज्यूम नहीं होगा उसी दिन, तो वो खराब हो जाएगा। उसका तो इन्वेंट्री डेज 1 दिन का है। ट्रेड रिसेबल पीरियड, आप सामान भेज देते हो, आपका पेबल कहता है कि 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा। भाई वो नुक्कड़ पे दुकानें नहीं है जिसपे आपके उधार चलते हैं,
30-30 दिन के, महीने महीने के उधार चलते हैं, तो उनका कलेक्शन पीरियड बेचारों का कितना हो गया? 30-30 दिन का हो गया, 30-30 डेज का हो गया। जहां पे 20-20 रुपए की आपकी पर्चियां कटी हुई हैं, नहीं समझे? तो रिसेबल कलेक्शन पीरियड इन्वेंट्री डेज माइनस पेबल पेमेंट पीरियड। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियोज है सारी, एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं सारी रेशियोज का, बहुत डेप्थ में इनमें कर सकते हैं डिस्कस। देखो कैश कन्वर्जन साइकिल बोलो या ऑपरेटिंग साइकिल बोलो, वही है इन्वेंट्री डेज, रिसेबल डेज माइनस पेबल डेज। इन्वेंट्री डेज का आपको यहाँ पे फंडा समझा दिया, कितने दिन में पैसा, हाउ मेनी डेज इन्वेंट्री सिट्स बिफोर इट इज सोल्ड, कितने दिन पैसा हमें इन्वेंट्री को बेच पाते, कितने दिन हमारा पैसा इन्वेंट्री के फॉर्म में ब्लॉक रहता है। बिकने के बाद तो रिसीवेबल बन गया, बट जब तक इन्वेंट्री के फॉर्म में, तो पैसा इन्वेंट्री के फॉर्म में ब्लॉक है। रिस्क क्या क्या है? इन्वेंट्री का आउटडेटेड हो जाना, डैमेज हो जाना, थेफ्ट हो जाना, बहुत सारे रिस्क हैं। पैसा जो फंसा हुआ है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जितना लंबा समय तक पैसा ब्लॉक रहेगा उतना डर रहेगा, उतनी दिक्कत रहेगी। रिसीवेबल, हाउ लॉन्ग कस्टमर टेक, अगर कस्टमर लेट से लेट पे कर रहा है, आप उसे 20 दिन का उधार देते हो, कस्टमर 30 दिन में पे करता है, 50 दिन में पे करता है, तो आपके बेड डेट होने के चांस बढ़ जाते हैं। और पेबल, हाउ लॉन्ग कस्टमर टेक पे टू आफ्टर अ सेल, हाउ लॉन्ग कस्टमर टेक टू पे आफ्टर अ सेल। हाई इज गुड, डिले कैश आउटफ्लो इंप्रूव्स कैश फ्लो, यू यूज सप्लायर क्रेडिट एफिशिएंसी। आप कितना टाइम ले रहे हो, कस्टमर कितना टाइम ले रहा है अपने पेबल को पे करने में? भाई आप होगे ना कस्टमर सप्लायर के, ऐसे समझना कि आप कितने टाइम में अपने सप्लायर को पे कर रहे हो। वो कंक्लूजन क्या है? कन्वर्जन साइकिल शुड बी लो और हाई, ऑब्वियसली लो। जितनी जल्दी मुझे पैसा आएगा उतना धंधा बढ़िया है। आप डोमिनोज की बात करो, डोमिनोज का कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, बल्कि नेगेटिव हो सकता है। उस तो 1 मिनट में सामान बनाता है बेचता है, सामान बनाता है बेचता है, और जो जिससे सामान खरीदता होगा उससे लंबा लंबा पीरियड लेके चलता होगा। भाई पेबल को अपना वो इमीडिएट पे थोड़ी करता होगा, जिससे वो टमाटर खरीदता होगा, वो वेजिटेबल्स डालता है अपने पिज्जा में, व्हीट खरीदता होगा, मैदा खरीदता होगा, तो वो सारा आइटम जो खरीद रहा है उनको कम से कम आराम से 20-25 दिन में पे करता होगा। वो सामान ले लिया 1 मिनट में, मतलब बेच दिया। रिसेबल तो है नहीं, उधार में बेचता नहीं है, आधे घंटे का उधार है मुश्किल से। कैश सेल्स हैं सारी, ठीक है। और फाइनली बच्चों हमारा आ जाता है सॉल्वेंसी या गेयरिंग, जिसमें हम बात करेंगे बाबू लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लंबे समय, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। भाई डेट, लोन, मेरे धंधे में लोन कितना है उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो दोबारा से समझ लेना, अभी तक आपके सर ने आपको बोला प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी समझनी है तो जीपी मार्जिन, ओपी मार्जिन, asset turnover ratio, and finally return on capital employed. Return on capital employed is the factor of two things, क्या? asset turnover ratio और OP margin। अब बारी बारी बात समझना। GP margin, रीजन, हर चीज का रीजन बताना चाहिए। GP margin बढ़ता घटता क्यों है? Why GP margin increases or decreases? GP margin increases if you increase the sale price, not sale volume। लिख लो नोट्स में, increase sale price not sales volume। जिसको कंसेप्ट जानना है वो सोचो इस बात पे कि क्यों ऐसा सर कह रहे हैं, अपन डिस्कस करते हैं इसको, बट अभी के लिए लर्न कर लो। इंक्रीज इन सेल प्राइस नॉट सेल्स वॉल्यूम, सेल्स यूनिट्स नहीं। और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बल्क डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, कोई भी रीजन हो सकता है। और वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इफ यू वैल्यू ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंटली देन आल्सो इट विल इंपैक्ट। सेकंड, OP margin, OP margin is impacted by operating expense। if you increase operating expense it will fall, if you decrease it will increase। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? What is the third important factor? मेरा बच्चा, असेट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना मैं उस पर टर्नओवर जनरेट कर पा रहा हूं। और फाइनली लास्टली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो वॉल्यूम बेस्ड और मार्जिन बेस्ड दोनों बिजनेस से बन के बनता है, आपने डिटेल में पढ़ा। फिर आती है आपकी लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो बच्चा बात करती है आपकी करंट रेशो पे, क्विक रेशो पे, और 3 डेज है, बस 4 बातें। करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला आपने देखा, इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365, 360 इंटू 12 जो भी है। रिसीवेबल डेज का क्या फॉर्मूला हो गया? रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इंटू 360, 365 जो भी डेज क्वेश्चन में दिए हैं। और पेबल का पेबल अपॉन क्लोजिंग ले लेते हैं हम जनरली,
अपॉन क्रेडिट परचेज इंटू 365, और बाकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। मान लो आपको क्रेडिट परचेज नहीं दी तो टोटल परचेज ले सकते हो, क्रेडिट सेल्स नहीं दी तो टोटल सेल्स ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी तो क्रेडिट परचेज ले सकते हो। तो वो सब एडजस्टमेंट चलती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। फाइनली सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी भाई तुम सॉल्वेंट हो कि नहीं, तुम पे लोन कितना है, तुम्हारी डेट और इक्विटी की रेशो, इनका अनुपात, या डेट अपॉन डेट। अच्छा, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों अलग अलग आंसर देंगे। एक होता है डेट बाय इक्विटी, एक होता है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो दोनों अलग अलग आंसर देंगे, बट एग्जामिनर बताएगा कौन सा यूज करना है। कुछ ना बोला हो तो हमेशा अपन इसको एज्यूम करते हैं डेट बाय इक्विटी को, बट आपको वरी नहीं करना। एग्जाम में हमेशा बताया होगा कि आपको डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी करना है, क्योंकि दोनों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। मेरे टोटल कैपिटल में कितना डेट है और मेरे इक्विटी के कंपैरिजन में कितना डेट है, तो दोनों बातें अलग अलग है। एक टोटल लेवल पे है, एक इंडिविजुअल लेवल पे है। तुम बोलो कि मेरे पास 6 चॉकलेट है और 4 आइसक्रीम है, तो 6 और 4 टोटल 10 आइटम है। 10 में से आइसक्रीम कितनी है, तो 40% हो गया। 10 में से आइसक्रीम कितनी है, तो 40% हो गया। दूसरा आप बोलो कि यार मेरी आइसक्रीम और चॉकलेट का कंपेयर कर दो 4/6, तो वो डेट बाय इक्विटी हो गया। तो ये दोनों की बातें समझना, दोनों का कंपैरिजन का पर्पस अलग है। डेट को इक्विटी से कंपेयर करता है कि मेरा अपना ओनर फंड अपॉन आउटसाइडर फंड, लॉन्ग टर्म फंड अपॉन ओनर फंड, और ये क्या है, आउटसाइडर फंड अपॉन आउटसाइडर फंड प्लस ओनर्स फंड। बाकी कवरेज रेशियो है। कवरेज रेशियो क्या बताती है बच्चा, कवरेज रेशियो बताती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी आपका बैकअप कितना है, आपके पीछे बैक कितनी लगी हुई है। मान लो 10,000 का मेरा बाबू 10,000 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है और 1,000 का इंटरेस्ट है, तो मेरे पास कवर कितना है 10 टाइम्स। भाई तेरे जैसे को मैं 10 बार पे कर सकता हूं। मेरी मेरी कमाई है 10,000 और मेरा ब्याज है 1,000, तो मेरे पास 10 गुना पैसा है। कवर कितना है, तो मतलब ये दोनों बातें बता क्या रही है, कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कंपनी के अंदर की जान। भाई तुम्हारी सैलरी 1 लाख, तुम ब्याज देते हो 10,000 का, एक तुम्हारा महीने का 10,000 का ईएमआई चल रहा है, ब्याज चल रहा है, तो तुम्हें क्या टेंशन है। तुम्हारे पास 10 टाइम्स पैसा है, मतलब 10 महीने तक भी तुम्हारे पास काम ना हो तो भी तुम पे कर पाओगे, एज्यूमिंग कोई खर्चा नहीं है तो। 10 भी नहीं मान लो तो 3-4 महीने की तो टेंशन नहीं है आपको। तो बच्चा यही बात होती है कवरेज। कवरेज ये बताता है कि आपका बैकअप कितना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जिससे खर्चे को मीट करने के लिए पैसा है कि नहीं, सफिशिएंट मनी है कि नहीं। 10,000 बाय 1,000। और गेयरिंग क्या है, गेयरिंग क्या है बाबू, तो गेयरिंग का मतलब है कि यार मेरी कंपनी गेयर्ड कितनी है, मेरी कंपनी में डेट इक्विटी का दबदबा कितना है, लोन बहुत ज्यादा तो नहीं है। भाई हाई गेयरिंग भी अच्छी बात नहीं है ना, उतना जितना गेयरिंग होगा उतनी रिस्की होगी कंपनी। तुम लोन पे धंधा नहीं चलाते भैया, धंधे से लोन चलाते, ये नहीं कि लोन पे ही धंधा चल रहा है। फिर वो बहुत हाई रिस्क लवर बंदा है, रिस्क लवर बंदा है, और जिसको रिस्क से लव है फिर तो वो ऐसे रिस्क खेल सकता है। तो बहुत पढ़ते हैं हम आगे इसके एफएम में, मोदी ग्लानी मिलर और कई सारी चीजें हैं जो आगे देखेंगे, बट अभी तो रेशो है, और मैंने रेशो रेशो आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया सबके बारे में। आती है बात थोड़ी थोड़ी समझ सारी रेशोज को, तो लर्न तो होगी होंगी सर के साथ मोटा मोटा, बट याद कर लेना बच्चों, रेशो सारी एनालिटिकली इंपॉर्टेंट है। ये है आपका रेशो का टॉपिक, अल्टीमेटली इन्हीं रेशो की एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बस एक कंसेप्ट और आता है इसमें कई बार, ओवर ट्रेडिंग का, वो भी 2 लाइन में से सुन लेना। एफएमएम में पढ़ाता हूं इसको स्किल लेवल पे। ओवर ट्रेडिंग वो होता है कि जब बिजनेस ग्रो कर रहा हो, मतलब आप एग्जाम देने जाओ, बिना पढ़े एग्जाम देने जाओ और पास हो जाओ, तो ओवर ट्रेडिंग होता है जब आप बिजनेस बहुत हद से लेवल पे ग्रो कर रहा है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट मतलब ग्रोथ तो हो रही है, पास तो हो रहे हो, बट उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज नहीं था, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास करंट असेट्स नहीं है, सफिशिएंट करंट असेट में पैसा नहीं है। भाई आप बढ़ाए जा रहे हो, बिजनेस को बढ़ाए जा रहे हो, बिजनेस को बढ़ाओगे तो इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, रिसीवेबल भी बढ़ेगा, कैश भी चाहिए होगा, तो वो पैसा कहां से आएगा। तो जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो फंड है, खुद का फंड है, वो सारा का सारा आप लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाते हो, शॉर्ट टर्म असेट्स में नहीं लगाते हो। भाई डॉली चाय वाला जैसे अपना बंदा है, वो अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, उसकी चाय, जैसे एमबीए चाय वाला है, उनकी चाय का बिजनेस बढ़ा, अब वो सारा का सारा पैसा अपना अगर फ्रेंचाइजी में, फैक्ट्रीज के अंदर सामान खरीदने में लगा देंगे, इन्वेंट्री पे नहीं लगाएंगे, चाय पत्ती पे, दूध पे, तो जब बिजनेस ग्रो करेगा तो बेचेंगे कैसे।
वो चाय बेचने का पैसा कहाँ से लेंगे, अचानक से पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, सारा का सारा बैंक ओडी से लेना पड़ेगा। तो अपने फंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करो शॉर्ट टर्म असेट्स पे, वो होता है ओवर ट्रेडिंग के, ओवर ट्रेडिंग से बचाना। ओवर ट्रेडिंग का मतलब सिंपल समझना, ओवर ट्रेडिंग व्हेन यू आर ट्रेड ओवरली without supporting your short term asset or current asset. When you trade overly, remember my words, when you trade overly excessively, your revenue is growing is a symptom, your revenue is growing without the growth in the current assets, then it is called over trading. And in such scenario, you have to make sure that you are not dependent totally on a bank ODs. If you have to take bank ODs for such such current assets, then your business at very high risk. So to avoid it, you should invest certain money, your own money, your long term fund, the debt equity fund, in your current assets also. That is over trading. चलो कुछ बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से आपके लिए लेके आए हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज द ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। कहता है ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ेगा किससे, घटेगा नहीं, बढ़ेगा किससे? ऑफरिंग क्रेडिट कस्टमर अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। अरे भाई तुम उन्हें डिस्काउंट दोगे तो वो पेमेंट जल्दी करेंगे ना। मैंने बोला भाई पेमेंट तुम्हें 30 दिन में करनी है, बट 10 दिन में करोगे तो डिस्काउंट दे दूंगा, पैसा कम ले लूंगा तुमसे, तो तुम जल्दी करोगे, तो इससे तो बढ़ेगा थोड़ी। ये कह रहा है अभी आपके 30 दिन लगते हैं पैसे लेने में, अब 30 के 40 दिन हो गए, ये बढ़ेगा किस रीजन से? लोग आपको लेट क्यों करेंगे पैसा? एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल रखूंगा तो भी मैं लोगों को टाइमली फॉलो अप कर रहा हूं, उनसे बोल रहा हूं कि भाई पैसा दे दो, आपके ड्यू डेट हो गया है, तो पैसा जल्दी आएगा या पैसा लेट आएगा? पैसा जल्दी आएगा। तीसरा, पुअर एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अरे भाई पुअर एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है? पुअर एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल का मतलब यह है बच्चा कि अपन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखा हुआ, कस्टमर की कब ड्यू डेट आई अपन को नहीं पता, कस्टमर को फॉलो अप नहीं हो रहे, कस्टमर को कोई बोल नहीं रहा, तो जब बोलोगे नहीं तो पैसा कैसे देगा? जब रिमाइंडर ही नहीं जाएगा तो देगा कैसे? तो कस्टमर को आप प्रॉपर फॉलो अप नहीं करोगे तो पैसा डिले होगा। तीसरे में बच्चे लास्ट वाले में कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। फिर बच्चे कहते हैं सर सेल्स बढ़ेगी, आप क्रेडिट सेल ज्यादा करोगे तो भी कलेक्शन पीरियड में चेंज होगा? नहीं होगा। ध्यान रखना, सेल के चेंज से क्रेडिट पीरियड चेंज नहीं होते हैं बच्चा। अच्छा मैं एक जने को 30 दिन का टाइम देता हूं, मेरे पास 5 जने आएंगे तो उन्हें कितना दूंगा? उन्हें भी 30 का दूंगा। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने से मेरा क्रेडिट पीरियड में चेंज नहीं आएगा, रिसीवेबल भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, तो वो बराबर कर देगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, बच्चे कहते हैं सर डीबी करेक्ट आंसर है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना रिसीव। ऐसा नहीं पढ़ाया मैंने कि जितना ज्यादा बेचेंगे उतना रिसीवेबल डेज। भाई तुम 10 को बेचो, चाहे 500 को बेचो, चाहे 50,000 को, जो तुम्हारी क्रेडिट पीरियड है वो तो सेम ही रहना है। तुम अगर एक को 30 दिन बोलते हो तो 10 को भी 30 ही दिन बोलोगे, तो क्रेडिट पीरियड में चेंज नहीं आएगा। नंबर सेल्स के बढ़ाने से क्रेडिट पीरियड चेंज नहीं होगा। क्रेडिट पीरियड तो चेंज होगा जब आप गलतियां करोगे। आप क्रेडिट पीरियड ही बढ़ा दो या क्रेडिट पीरियड में गलतियां कर दो, रिसीवेबल्स को फॉलो अप ना करो, टाइमली पैसे ना लो, तो क्रेडिट पीरियड आपका बढ़ जाएगा। आती है बात समझ? देखो फिर क्या कहता है, which one of the following would be a company with high gearing ratio to reduce its gearing ratio। कहता है which one of the following would help a company with a high gearing to reduce its। कहता है gearing को reduce करने से, तो gearing को reduce करना है, जरा एक बार मैं देख लेता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर मुझे रिड्यूस करना है तो इसको बढ़ाना होगा या इसको गिराना होगा। दो ही तरीके हैं, न्यूमरेटर को गिराओ या डिनोमिनेटर को बढ़ाओ, तभी कोई चीज गिरती है मैथ्स में। तो मैं राइट इशू करूंगा इक्विटी शेयर, अच्छा इक्विटी शेयर राइट इशू करूंगा, तो मैं राइट इशू करूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर यानी इक्विटी बढ़ेगी, टोटल कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। इशूइंग फर्दर लॉन्ग टर्म लोन, हाँ इससे भी बढ़ेगी। मेकिंग बोनस इशू से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। भाई बोनस इशू क्या होता है, शेयर प्रीमियम कम होगा, शेयर इक्विटी बढ़ेगी, एक कम एक ज्यादा, टोटल इक्विटी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। इक्विटी क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग सब आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो जब तुमने शेयर प्रीमियम को कम कर दिया और शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया तो इक्विटी बोनस इशू से तो कोई चेंज ही नहीं आया ना बाबू। बोनस इशू तो बात एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। बोनस इशू में क्या हो रहा है, शेयर प्रीमियम कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस कॉस्ट में पड़ी थी इसकी एंट्री, शेयर प्रीमियम डेबिट क्रेडिट शेयर कैपिटल। पेइंग डिविडेंड, अरे तुम डिविडेंड पे करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट गिरेगा, इक्विटी गिरेगी, तुम्हारा डिनोमिनेटर गिरेगा, तुम्हारा रिटेन अर्निंग गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो इक्विटी गिरेगी। तुम पैसा बांटोगे तो बढ़ेगा थोड़ी, तुम्हारी इक्विटी गिरेगी, तुम्हारा फंड गिरेगा। तो ओनर को पैसा बांटने से तो तुम्हारा प्रॉफिट गिरेगा, तुम्हारे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए और बी। अब ये लॉजिकल बातें हैं।
इनको बिना सेंस लगाए नहीं समझ पाओगे कि राइट इशू अगर अपन कर रहे हैं, राइट इशू अगर अपन कर रहे हैं तो इशू करेंगे तो शेयर हमारे बढ़ेंगे, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगी। अगर लोन लेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो क्या होगा। अच्छा, यहां पे अपन ने लोन लोन की बात करिए, सॉरी बच्चों, यहां पे अपन ने इसको लोन को मिस इंटरप्रेट कर लिया, मैं ठीक बताता हूं। अरे भाई, लोन लोगे तो आपका तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। लोन लोगे तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बात को समझना, लोन लोगे तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये बात समझोगे। इशू हमें क्या बोला है, हाई गियरिंग रिड्यूस करनी है, लोन लेने से तो गियरिंग और बढ़ेगी। अरे अगर आप डेट वाला फॉर्मूला लगाओ तो डेट भी बढ़ाओगे तो इक्विटी ये भी तो बढ़ेगा, वो तो बराबर बात हो जाएगी। तो बात को आपको समझना है कि अगर आप फर्दर लोन लेते हो तो लोन से गियरिंग कभी गिर नहीं सकती है, तो लॉजिकल है, लोन लेने से गियरिंग और बढ़ेगी। ठीक बच्चा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। डिफिकल्टी लेवल मैं इसकी हाई रखूंगा। अगर कोई कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो वही बच्चा इस क्वेश्चन को डील कर पाएगा। जो जो इस क्वेश्चन को डील कर लिया, सही कर लिया, खुद से ट्राई कर लिया, मैं ये मानता हूं रेशो में किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेगा। ये बात ध्यान रखना। क्या A company GP has a percentage of sale increase from 24% in the year ended 31st December to 27%. कंपनी का जीपी बढ़ा है, जीपी बढ़ा, याद रखना। जीपी किस चीज से बढ़ता है, वो सारी बातें याद कर लो। 27%, 24% से बढ़ के जीपी हो गया 27%। आपसे सिंपल बोल रहा है कि इनमें से क्या रीजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, अगर ये कोई कह रहा है तो बिल्कुल नहीं समझा है। सेल्स वॉल्यूम नहीं होता, सेलिंग प्राइस होता है। प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो बात अलग है, बट सेल्स वॉल्यूम के इंक्रीज डिक्रीज से जीपी चेंज नहीं होगा। आती है बात समझ। और देखो, a purchase in December mistakenly being recorded as happening in January। अरे एक पुराने साल की परचेज इस साल की दिखा दी, पुराने साल की परचेज इस साल की दिखा दी बाबू। तो एक बात बताओ, अगर आप पुराने साल की परचेज इस साल की दिखाओगे तो क्या हो जाएगा, और अगर आप पुराने साल की परचेज इस साल दिखा दोगे तो क्या इंपैक्ट होगा, जल्दी से बताओ बच्चों इस बात का। कौन बताएगा मेरे को कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस। भाई जीपी मार्जिन आपका इंक्रीज हुआ है, 24 से बढ़ के कितना हो गया, 27%। और एक परचेज है आपके दिसंबर 2001 मिस्टेकनली बीइंग रिकॉर्डेड एज हैपनिंग इन जनवरी 2002। अरे तो आपने एक परचेज, दिसंबर की परचेज बाबू, अगर आप मिस्टेकनली बीइंग रिकॉर्डेड एज हैपनिंग इन जनवरी 2, तो आपकी परचेज अगर आपने पिछले साल की इस साल दिखा दी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो जीपी गिरना चाहिए, यहां तो पड़ा है, ये भी नहीं होना चाहिए। आपने एक परचेज दिसंबर की मिस्टेकली बीइंग रिकॉर्डेड एज हैपनिंग इन जनवरी, पिछले साल की परचेज इस साल दिखा दी तो पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल कम थी, इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है, और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी तो जीपी कम आएगा, और जीपी कम आएगा तो आपकी जीपी की परसेंटेज गिरेगी। बट यहां तो बढ़ी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये देखो, ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर। ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका क्या मतलब हुआ, और वो भी कब हो रहा है, 31 दिसंबर, मतलब पिछले साल की बात करता है। पिछले साल की इन्वेंट्री मैंने ओवर स्टेटेड, मतलब इन्वेंट्री अगर 10,000 की थी तो मैंने 12,000 की दिखा दी। तो बाबू अगर आपने इन्वेंट्री पिछले साल की 10 की इस बार 12 दिखा दी, तो पिछली बार की क्लोजिंग इस बार की ओपनिंग बनेगी। देखो पिछली बार की क्लोजिंग तो माइनस हो गई,
ये पिछले दिसंबर एंड की है, दिसंबर एंड की इन्वेंट्री है। आपने 10 की चीज 12 दिखा दी, तो पिछले बार की क्लोजिंग इस बार की ओपनिंग बनेगी। और बच्चा जब इस बार की ओपनिंग बनेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब मेरे पे 100 चॉकलेट थी, 50 और लाया तो 150 हो गई, 10 बची तो कितनी खाली? 140। तो वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो तुमने पिछले साल इसे माइनस किया था, इस साल तो तुम ऐड करोगे, और जब तुम कॉस्ट ऑफ सेल में इसको ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बहुत ज्यादा आएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएगी तो इससे जीपी गिरेगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। पिछले साल के एंड की क्लोजिंग इन्वेंट्री अपनी ज्यादा है, तो पिछले साल का जीपी मार्जिन तो ज्यादा आ रहा होगा, बट इस साल का कम आना चाहिए था, क्योंकि आपकी इस बार की, पिछली बार की क्लोजिंग ओवर स्टेटेड। इट विल बिकम ओपनिंग, एंड ओपनिंग बिकम कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट सेल, ओपनिंग इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल, एंड व्हेन यू ऐड समथिंग with wrong value, overstated value, cost of sales should increase and GP should fall. बट यहां पे क्या हुआ? इंक्रीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी आया किसी का? अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अरे आपने 10 की चीज 8 दिखा दी तो क्या दिक्कत है? 10 की चीज 8 दिखा दोगे तो अगली बार जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो सस्ता गया है, ओपनिंग स्टॉक कम तो कॉस्ट ऑफ सेल कम, और कॉस्ट ऑफ सेल कम तो जीपी ज्यादा। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ इंक्रीज इन जीपी मार्जिन। हालांकि गलत है, बट रीजन तो हो सकता है ना। गलत रीजन है, ठीक करना पड़ेगा, बट ये रीजन है कि हो सकता है इस बार ज्यादा दिखाई दे रहा हो, बल्कि रियलिटी में आपने वैल्यूएशन गलत कर दी। आपने ओपनिंग स्टॉक यानी कॉस्ट ऑफ सेल कम इसलिए नहीं दिखाई कि रियल में कम है, आपने ओपनिंग स्टॉक ही गलत ले लिया। ओपनिंग स्टॉक जितना है उससे कम पे दिखा दिया, तो इस वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम आ रही है, इस वजह से आपका जीपी ज्यादा आ रहा है। तो ये लेवल है बच्चा इस टॉपिक का, तो हल्के में मत लेना। रेशियो एनालिसिस बच्चों को लगता है कि सिर्फ रेशोज हैं, रेशोज हैं। हर रेशो का एक मीनिंग है, एक एप्लीकेशन है। क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि आप समझ पाओ कि रट्टे से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। तो डेप्थ में हर रेशो को समझो। समरी दूं जल्दी से, रेशियो एनालिसिस इन 1 और 2 मिनट्स हम रेशियो एनालिसिस को डिस्कस करें तो क्या है? 3 रेशो हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड गियरिंग। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 मेन रेशो है, जीपी मार्जिन, ओपी मार्जिन, असेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चारों का मीनिंग पता होना चाहिए। जीपी मार्जिन क्यों चेंज होती है? इट विल चेंज ड्यू टू सेलिंग प्राइस, इट विल चेंज ड्यू टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नॉट ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम, इट विल चेंज ड्यू टू change in closing stock valuation, opening stock valuation, it is changed due to change in the sales mix of the product। और ओपी मार्जिन की बात करें, इट विल चेंज ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इस पे दोनों ओपी मार्जिन और टर्नओवर आ जाएंगे। एटीआर तो अपना टर्नओवर है ही, वॉल्यूम बेस्ड है। लिक्विडिटी की बात करें तो करंट रेशो, क्विक रेशो एंड वर्किंग कैपिटल रेशोज, इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज, पेबल पेमेंट डेज। एंड फाइनली सॉल्वेंसी में 2 बात करें तो डेट इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया, ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर एनालिसिस मत करना, बैलेंस रखना। कहते हैं ना, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, तो वो नहीं करना है बच्चों। चलो मिलते हैं फिर एक और सेशन में, तब तक के लिए टाटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।